एआई के इस्तेमाल को लेकर सीजेआई सूर्यकांत चिंता जता चुके हैं, जस्टिस नागरत्न चिंता जता चुके हैं और भी जज चिंता जता चुके हैं। जिस तरीके से एआई का इस्तेमाल पिटीशन में, एफिडेविट में हो रहा है उसको लेकर, और अब एक घटना ऐसी हुई जिसमें एआई से एक पिटीशन बना दी गई दिल्ली की एक निचली अदालत में, और निचली अदालत ने 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया कि इस तरह की पिटीशन ये कामयाब नहीं है, इसमें फैक्ट भी नहीं है, ये सब चीज़ें हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं विराग गुप्ता, वो साइबर के भी एक्सपर्ट हैं और वो ऐसे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, यहाँ पर माने जाते हैं कॉरिडोर में, और हमारे साथ वो हैं विराग गुप्ता साहब। बड़ी समस्या है एआई, इतना आसान नहीं है जितना कह देते हैं कि एआई का इस्तेमाल करो। देखिए आशीष जी, मेरी जो किताब है डिजिटल कानूनों से समृद्ध भारत, उसमें एआई के अनेक पहलुओं को हमने बताया है। तो अगर हम एआई को देखें तो एआई के 3 पहलू हैं। पहला है कि डेटा का, दूसरा एआई के नियमन का, और तीसरा एआई के दुरुपयोग को रोकने का। और अगर हम जुडिशरी में देखें तो जुडिशरी में 3 बातें हैं। पहला, जो जज लोग एआई का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा जो वकील लोग करते हैं, और तीसरा जो लिटिगेंट खुद अपने लेवल पर इस्तेमाल करते हैं। और अलग अलग तरीके से, किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में अपनी अपनी टिप्पणी की है, और किस तरीके से इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए इवन संसद में भी कई बार बहस हुई है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे जस्टिस नागरत्ना बता रही थी कि उनकी कोर्ट में एक फर्जी साइटेशन दी गई, मर्सी वर्सेस मैनकाइंड, वो थी नहीं, एआई से जनरेट हो गया, वो बन गया। ऐसी बहुत सारे चीज़ें हैं। तो जैसे सूर्यकांत ने कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकीलों से चिंता भी जताई थी, तो कितना चिंता का विषय है? देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा शुरू से लेते हैं, संसद में सरकार ने कई बार जवाब दिया और उसमें उन्होंने बताया कि जुडिशरी में एआई के इस्तेमाल के लिए एआई की कमेटी बनी है, उसके लिए कोर्ट्स के तहत उन्होंने फंडिंग भी दी है, और मोटे तौर पर एआई का इस्तेमाल जुडिशरी में ट्रांसलेशन के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जब उसमें जजेस ने कई बार बोला कि एआई के आधार पर आप फैसले नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फैसले के लिए न्यायिक बुद्धि का इस्तेमाल और मानवीय समझ होनी चाहिए। अब अगर हम वकीलों के बारे में आएँ तो वकीलों की ड्राफ्टिंग के लिए अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में एओआर बनाए गए हैं कानून के तहत, जिससे कि एक सही ड्राफ्टिंग हो। लेकिन हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ड्राफ्टिंग के लिए ऐसे कोई नियम नहीं है, और इस बारे में बार काउंसिल को एक सही तरीके से पहल करने की ज़रूरत है। अब अगर आप 2 बातों को देखें, जो अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक मामला आया जिसमें कि 156(3) की एक गलत तरीके से एक एप्लीकेशन लगाई गई, और उसको जज ने बोला कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है और गलत तरीके से पूरी ड्राफ्टिंग की गई है। तो उन्होंने जो 20,000 रुपये की जो पेनल्टी लगाई है, कास्ट लगाई है, वो एआई के इस्तेमाल के लिए नहीं लगाई है, क्योंकि फैसले में कहीं पे भी एआई शब्द का इस्तेमाल नहीं है। उसमें उन्होंने बोला है कि आप इस तरीके से फर्जी तरीके से, फ्रिवलस तरीके से याचिका दायर करके, एप्लीकेशन लगा करके कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं। तो इसमें 2 बातें आती हैं कि जब हम, क्योंकि ऑलरेडी भारत मुकदमा प्रधान देश है, और जब एआई के आप इस्तेमाल से एक स्टीरियोटाइप के एप्लीकेशंस बनाने लगेंगे, पिटीशंस बनाने लगेंगे, पीआईएल बनाने लगेंगे, तो 2 बातें आएंगी। पहला कि सरकार कोर्ट में मुकदमे बढ़ रहे हैं, और दूसरा कि एक जो न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के लिए कोर्ट किस तरीके का कदम उठाए। काफ़ी अहम है मुद्दा, खास तौर पर जो हम बात अगर करें आपका, क्योंकि इतना लंबा अनुभव है, आप किताबें भी लिख चुके हैं इस सब्जेक्ट पर। जो यंग एस्पिरेंट्स हैं, जो यंग वकील हैं या बनना चाह रहे हैं, जो लॉ स्टूडेंट हैं, उनके लिए आप कोई राय देना चाहेंगे किस तरीके से एआई का वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपना काम प्रभावित ना हो? देखिए, विद्यार्थियों को पुराने ज़माने में और अभी भी पढ़ाया जाता होगा, एक लेख आता था कि साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। विज्ञान एक अच्छा सेवक है लेकिन खराब स्वामी है। तो आप विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं कि विज्ञान के माध्यम से आप खुद का इस्तेमाल कर रहे हैं, होने दे रहे हैं। तो अगर आप गूगल सर्च जैसे होती है उसी तरीके से एआई के माध्यम से रिसर्च करके और उसको अच्छी तरीके से ड्राफ्टिंग में करते हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ एआई के आधार पर कोई याचिका बनाई गई है या एप्लीकेशन बनाई गई है और उसमें कोई भी न्यायिक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो उसमें एक पूरी गुंजाइश है कि उसमें एक मुकदमा न सिर्फ खारिज हो सकता है बल्कि कास्ट लग सकती है। अब इसमें जो एक सबसे बड़ा पहलू है, जो जस्टिस नागरत्ना ने भी बोला और जो दूसरी बातें भी आई, कि जब आप एक ऐसे जजमेंट को रेफर करते हैं जो जजमेंट था ही नहीं,
तो उसमें क्या किया जाए, ये समस्या अमेरिका में भी आई है। और उसमें ये है कि अगर कोई चीज़ एआई से बनाई गई है तो उसमें जवाबदेही किसकी होगी। तो ये सवाल सिर्फ एआई का नहीं है, ये सवाल न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं है, ये सवाल भारत की एक कानूनी और न्यायिक व्यवस्था का भी है कि जब हम एआई का पूरे देश में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल को प्रोत्साहित कर रहे हैं तो एआई के नियमन और दुरुपयोग को रोकने के लिए हम किस तरीके की एक कठोर और एक अनुशासित व्यवस्था भी बनाएं। जी, साफ तौर पर ये बहुत अच्छी राय है, सबको सुननी चाहिए, ख़ास तौर पर जो यंग जनरेशन है। मैं गुप्ता साहब जो काफ़ी मैं कहूँगा कि वो इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट और इन सब चीज़ों का, उनके लिए बहुत बढ़िया सलाह है ये। देखिए, मेरे पिताजी भी जिला अदालत में वकील थे और उस ज़माने में वकीलों को 25-25, 30-30 साल पुरानी बातें याद रहती थी। जो नए वकील आ रहे हैं और जो स्पेशली जो 5 साल का कोर्स करके वकील आ रहे हैं, जिनके पास अदालतों का अनुभव नहीं है, और अगर उन्होंने सिर्फ एआई के इस्तेमाल से याचिकाओं को बनाना चालू कर दिया तो उससे न ही उनकी लर्निंग होगी और न ही उनका इवोल्यूशन होगा। और इससे मुझे लग रहा है कि देश में बड़े पैमाने पर एक मुकदमेबाजी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें दुरुपयोग की वजह से एआई की जो साइंटिफिक व्यवस्था है उस पर एक आंच आती है। तो इसको बड़े समझदारी से और मानवीय कौशल के साथ, एआई प्लस मानवीय कौशल प्लस न्यायिक विवेक, इन तीनों की त्रिवेणी होगी, तभी मुझे लग रहा है कि न्यायिक व्यवस्था एआई के माध्यम से और सशक्त होगी। बिल्कुल सही बात है। और ये विराग गुप्ता साहब के जो अनुभव है, जो उनके विचार हैं, ये सभी को सुनने भी चाहिए। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।